हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप लोगों ने हमारा पहला लेक्चर अच्छे से देखा होगा। दोस्तों, ये सीरीज मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च की है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर क्वांटम कैट के सॉल्यूशन की एक सीरीज लेके आइए। तो ये बिल्कुल फ्री सेशंस मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा कि लाइव नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सम टाइम कंस्ट्रेंट, बट स्टिल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ जिसमें हम मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन एज पर द डिफिकल्टी लेवल हम आपसे डिस्कस करें। और एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्टली वी विल डिस्कस ओवर ईयर लेवल 2 क्वेश्चन। काफ़ी सारे बच्चों का ये भी था कि सर लेवल 1 के क्वेश्चंस भी करवा दें। देखिए, लेवल 1 जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक है। ठीक है ना, मैं जानबूझ के वो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो लेवल पे आप बहुत बार क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। और अगर आप मेरा कॉन्कर बैच देखेंगे इस चैनल पे तो आपको लगभग वो लेवल या उससे हाई लेवल ही क्वेश्चन वहां पे हमने कवर किए हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट जानने हैं ना तो आप कॉन्कर बैच को रेफर करिए। ठीक है, ये मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग अप्रोचेस के ऊपर बात कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चों के ये भी कमेंट थे कि सर ये कौन से एग्जाम को फोकस करके है, प्रीलिम्स को है, मेंस को है, पीओ को है, क्लर्क को है। तो एक बात बताता हूं दोस्तों, अब अपनी तैयारी में ना थोड़ा सा एक एंगल देना शुरू कीजिए। हर एग्जाम में, हर प्रिपरेशन में ये लॉजिक नहीं होता है कि ये कौन से एग्जाम को फोकस कर रहा है। कभी कभी ये लॉजिक भी देखिए, ये हमारे कंसेप्ट कैसे क्लियर कर रहा है। ठीक है, इनका जो लेवल है मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, मेंस लेवल के क्वेश्चन है, नो डाउट ऑफ इट। ठीक है, लेकिन ये आपको क्लर्क में अप्लाई होगा, पीओ में अप्लाई होगा। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है, और क्वांट बाय लोकेश सर नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, यू विल गेट दैट। ओके, क्लियर है। और कुछ बच्चों के ये कमेंट थे कि सर आपके डेली क्लासेस कहाँ हो रहे हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी मेरे पेड बैचेस होते हैं वो हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑली बोर्ड के चैनल पे। और मेरे यूट्यूब सेशन जो लाइव चल रहे हैं वो ऑली बोर्ड के ही यूट्यूब चैनल पे रन हो रहे हैं डेली शाम को 6 बजे। ठीक है, तो जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो अभी तक इतने, क्योंकि काफी समय के बाद मैंने इस चैनल पे लेक्चर लेने शुरू किए हैं, तो ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि आप फॉलो कर सकते हैं, बिंदास फॉलो कर सकते हैं सेशंस को ऑलिव बोर्ड पे, यूट्यूब पे रोज शाम को 6 बजे बिंदास जुड़िए। ठीक है, और पेड क्लासेस का इंट्रोडक्शन मैं आपको लास्ट में दे देता हूं। तो अभी हम शुरू करते हैं। रिकॉर्डेड शूट करने का एक मेरा पर्पज एक ये भी है क्योंकि जब हम लाइव आते हैं तो बहुत सारा समय इन चीजों में भी जाता है कि कुछ क्वेश्चन मतलब मैं आपको समय दे देता हूँ, फिर वो ब्लैंक पीरियड हो जाता है एक तरह से। तो रिकॉर्डेड में ये हो जाता है कि पूरा एक फ्लो में सेशन चलता है। ठीक है, जहां मुझे लगता है कंसेप्ट को रिवाइज करने की जरूरत है मैं खुद रिपीट कर देता हूं, और यहाँ पे मेरा फ्लो हिंदी और इंग्लिश में बना रहता है। लाइव में समटाइम ऐसा हो जाता है कि आई एम ओवरफ्लोइंग माई सेल्फ इन हिंदी लैंग्वेज, तो इंग्लिश वहां छूट जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस कंफर्टेबल रहती है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको केवल इंग्लिश कंफर्टेबल रहता है, तो उनके लिए फिर जो सेशन होता है कई बार इरिलेवेंट बन जाता है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि क्यों ना इसको रिकॉर्डेड करके डालें, और आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इस सेशन को कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, लाइव में ये भी कंसर्न हो जाता है ज्यादा लाइव नहीं आ रहे, हम भी डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए वो चक्कर ही नहीं है। और मुझे इतना पता है रिकॉर्ड करके पुट करूंगा, आप लोग जरूर देखेंगे। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप रिकॉर्डेड बाद में देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है, आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। एवरेज का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हम लोगों ने देखा, मैंने कुछ 10 से 12 क्वेश्चन उस सेशन में डिस्कस किए थे, तो आज भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एवरेज का सीरीज 2। ठीक है, सीरीज 2 पे बात कर रहा हूं, लेवल 2 नंबर के क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन बुक के हैं। ठीक है ना, सर्वेश वर्मा क्वांटम कैट का जो बुक है उसके एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि एक हॉस्पिटल है, इन अ कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, द सम ऑफ द एजेस ऑफ, एक सेकेंड, 29 पीपल। तो उस हॉस्पिटल में कितने लोग काम कर रहे हैं? 29 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इन अ हॉस्पिटल देर आर 29 एम्प्लॉयज। आउट ऑफ दोज सम आर फिजिशियन, सम आर सर्जन एंड सम आर नर्सेज। ठीक है, एंड देयर सम इज इक्वल टू 696। तो देयर एज इज, सम ऑफ देयर एज इज 696। ओके, आगे, इफ एज ऑफ ईच फिजिशियन, तो जितने फिजिशियन है सबका एज एक से बढ़ा दिया। ठीक है, इंक्रीज बाय 1 ईयर। ईच सर्जन, तो जितने भी सर्जन है सबका एज 6 ईयर से इंक्रीज कर दिया। एंड ईच नर्स इंक्रीज बाय 3 ईयर्स। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअली 3 कैटेगरीज में बांटा है आपने, फिजिशियन, सर्जन एंड नर्स।
ईच सर्जन का एज 1 ईयर से इंक्रीज कर रहे हो, फिजिशियन का ईच सर्जन का एज आप 6 ईयर से इंक्रीज कर रहे हैं, एंड ईच नर्स का एज 3 ईयर से इंक्रीज कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट द एवरेज एज ऑफ द होल स्टाफ वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 3 ईयर मोर. तो इसके जो इम्पैक्ट ऐसा हुआ है कि हर स्टाफ का जो एवरेज है वो 3 से इंक्रीज हो गया है. अब ये कहता है इफ द नंबर ऑफ सर्जन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब. तो ये कह रहा है सर्जन्स का जो नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर रूट है एक 2 डिजिट नंबर का, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी है. तो इससे देखो 2-3 चीजें समझ में लीजिए. पहली बात है सर्जन का जो भी नंबर होगा वो 29 से कम होगा. तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर जो 2 डिजिट हो और वो परफेक्ट क्यूब भी हो. तो ऐसा नंबर एक हमारे दिमाग में आता है, वो है 64. 64 एक ऐसा नंबर है जिसका रूट भी लिया जा सकता है विच इज 8, और जिसका क्यूब रूट भी लिया जा सकता है विच इज 4. ठीक है, बट सर्जन का जो नंबर है वो स्क्वायर रूट लेने पे आएगा. इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर रही? तो first thing is very much clear. 64 is that number which is a perfect cube as well as perfect square, and the square root of 64 is 8. So it means number of surgeon will be 8. Physician, suppose मैं physician को x मान लेता हूं, then number of nurses will be equal to 21 minus x. Since total people are 29, so 8 are surgeon, so it means physician plus nurses are 21. So if physician are x, then nurses will be 21 minus x. I hope it would be clear to all. Now what are you doing? You are increasing the age of surgeon by 6 years. Surgeon का age you are increasing by 6. So impact will be like 8 into 6. Age of physician you are increasing by 1. So it means x into 1. Value will remain x only. Plus age of nurses you are increasing by 3. So it will be 21 minus x into 3. And your average got increased by 3 guys. ठीक है, तो सम विल बी गेट इंक्रीज्ड बाय 29 इंटू 3 ना, 29 इंटू 3. इज इट क्लियर? दिस इक्वेशन विल बी द की फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो 8 इंटू 6 इज 48 प्लस x प्लस 63 minus 3x and that is equal to 87. if we solve it, 87 इधर आएगा तो 63 और 87 का डिफरेंस इफ यू चेक इट विल बी 24. 48 minus 24 it will remain 24. 2x x or minus 3x will be minus 2x, will send over here in the right hand side, it will become 2x and value of x would be 12. is that clear? तो इसने पूछा क्या है, what is the number of nurses in the hospital. it means they are asking about 21 minus x. so if value of x is equal to 12, it means the number of nurses will be 9. is that clear? So number of nurses 21 minus 12 is equal to 9. So answer is none of these. Is this clear to all? तो काफी डुएबल क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना था. दैट्स इट. आगे लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, सिंपल है बट रीड अच्छे से करिए. क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल. ये कह रहा है द एवरेज एक्सपेंस ऑफ अ सर्वेश फॉर जनवरी टू जून इज 4200 and he spends rupee 1200 in January and 1500 in July. So what would be the average from February to July? Is that okay? इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? If you notice that आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो from January to July, correct ना? You are spending in 1200 in January and you are expending 1500 in July. आप रिप्लेस कर रहे हो. बेसिकली जनवरी की जगह जुलाई आ जाएगा बिकॉज यू आर गेटिंग द एवरेज फ्रॉम फेब्रुवरी टू जुलाई ना. तो प्रोसेस बहुत सिंपल होता है रिप्लेसमेंट में. देखिए रिप्लेस होने वाली वैल्यू 1200 एंड द न्यू वैल्यू इज 1500. बेसिकली यू आर रिप्लेसिंग द थिंग्स. एक्सपेंडिचर ऑफ जनवरी यू आर एक्सक्लूडिंग एंड यू आर एडिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ जुलाई, एंड जुलाई वैल्यू इज मोर देन द जनवरी. इट मीन्स योर एवरेज शुड इंक्रीज ना. बाय हाउ मच? तो it is difference between both January and July is 300 divided by number of observation will remain 6 only. January to June it is 6 month, February to July is also 6 month. So it means your average will increase by 50. So it means the new average will be 4250. Simple. 4200 was the earlier average, the new average will be 4250.
सिंपल केस। अब कई लोग इसको मेथड से करेंगे, मेथड क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ। 40 to 100 was your sum average, तो your sum was equal to this, तो 25200, you are subtracting 1200, you are adding 1500, करेक्ट है। इट विल क्रिएट 25500 डिवाइडेड बाई 6, सो आंसर विल बी अगेन विल बी सेम 4250, but this will give you the good idea of this. Okay, so this approach will be better while you are using this kind of question. So basically it is an example of replacement of the value. Okay, in replacement the number of observation will not change. रिप्लेसमेंट की कंडीशन में आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है जो पहले था। ठीक है ना, यहाँ जनवरी टू जून था 6 महीने, फेब्रुवरी टू जुलाई इट इज ऑल्सो 6 मंथ। ओके, ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ समीर डिक्रीज्ड बाय 1। तो वो कहता है समीर का जो मार्क है इट इज डिक्रीज्ड बाय 1 when he replaced the subject in which he scored 40 marks by the other two subjects in which he has just scored 23 and 25। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो वन सब्जेक्ट को दो सब्जेक्ट से रिप्लेस कर रहा है। इट मींस ऑब्जर्वेशन विल गेट चेंज ना। तो यहां पे हम रिप्लेसमेंट का वो वाला फंडा नहीं लगा सकते जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, बिकॉज ही इज रिमूविंग वन सब्जेक्ट, ही इज एडिंग टू सब्जेक्ट्स, सो बिकॉज ऑफ दैट योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल गेट चेंज ना। सिंपल रखते हैं चीजों को। मान के चलिए सपोज उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट सपोज n है और उसका एवरेज जो है a है, तो दैट विल बी सम ना, ओरिजिनल। उसका नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स n है एंड एवरेज इज a, इज दैट ओके? अब ये क्या कर रहा है, इफ यू नोटिस व्हेन ही रिप्लेस द सब्जेक्ट, तो वो रिमूव करेगा 40 एंड वो ऐड करेगा 23 प्लस 25। इट मींस उसका जो सम है इट विल इंक्रीज बाय 8 ना। तो इसका जो सम है दैट विल इंक्रीज बाय 8, न्यू सम। आर यू ओके विद दैट? ओरिजिनल सम वाज na and the new sum will got increased by 8 marks because 40 is removing and 23 and 25 is adding. 23 plus 25 is 48, so 40 removing, 48 adding, it means the sum impact on the sum is plus 8. Is that okay? And number of observation will increase by 1 and average is decreased by 1, यही बात हुआ है। average is decreased by 1 but observation will increased by 1, so we'll form this equation, solve it। na plus 8 solve करेंगे, na प्लस ए माइनस एन माइनस 1, इज दैट ओके? एन ए कैंसिल आउट, 8 इधर भेजेंगे, 9 इज इक्वल टू ए माइनस एन, दिस विल फॉर्म माई फर्स्ट इक्वेशन। इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या ये पार्ट सभी को क्लियर है क्या? नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, नाउ दे वर सेइंग लेटर ही हैज आल्सो इंक्लूडेड 57 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। इट मींस नाउ द सम विल बी एन ए प्लस 8 प्लस 57 यानी 65, and that is equal to number of observation now will become n plus 2 and his average it is increased by 2, so that was a minus 1 plus 2 yani a plus 1, it will become a plus 1. Is that okay? Now solve it. Na will remain na 65, n into a again na plus 2a plus n plus 2. If we solve it, 2 send over here, na cancel, 2 send over here, it will become 63 is equal to 2a plus n. This is my second equation. If we merge both the equation, अगर हम दोनों equations को merge कर दें, is that okay? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दूं, ये -9 है प्लस 9 है, ऐड कर दूं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो 63 प्लस 9 विल बिकम 72, 2a plus a it will become 3a, it means value of a will become 24. Is that clear? तो a का वैल्यू 24 आ जाएगा, तो n क्या होगा, तो n will be equal to 24 minus 9, it means equal to 15. So the correct answer is a option, C option 15. क्या ये चीज क्लियर है क्या? सो द करेक्ट आंसर विल बी 15। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच है गो विद दैट। कई बार क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में हम शॉर्टकट ढूंढते रह जाते हैं और हमारे हाथ से पूरा क्वेश्चन निकल जाता है। तो नो नीड टू सर्च एनी काइंड ऑफ ट्रिक एंड ऑल, सीधा अप्लाई करिए, गलती होने के चांसेस भी कम है और बन के देगा ये आंसर। और इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कि जहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है एंड ऑल। बहुत जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जा रही है एंड इट इज वेरी मच डूएबल थिंग। ठीक है बच्चों, मूव अहेड। नेक्स्ट वन,
They were saying in a combined family, okay, in a combined family, the average age of 4 male and 7 female is 42 and 20 years. Okay, so 4 male हैं, their average is 42 years, and the 7 female है, their average is 20. करेक्ट है? तो 4 into 42 प्लस 7 into 20 कितना होगा? इफ यू चेक दैट, इट विल बी 168 प्लस 140, इट मीन्स 308. इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? आगे, इफ 2 person whose average is 13 years have left the family, 2 person whose average is 13, it means sum is 26, they have been left the company, and other 3 people, तो again वही बात हो रही है, 2 left 3 joined, it means number of people will changed. ओके, नाउ द हु आर एडिंग, वो क्या है? तो 11, 15 एंड 28 है. इट मीन्स योर टेक्निकली योर सम इज इंक्रीज्ड बाय 28 ना, बिकॉज 11 प्लस 15 इज ऑल्सो 26 एंड देयर एवरेज इज 13, इट मीन्स देयर सम इज ऑल्सो 26. तो 26 26 कैंसिल आउट, तो देयर सम विल इंक्रीज्ड बाय 28. तो 308 plus 28, how much it will become? 336. Since the family member is how much? 4 or 7? 11. 2 left 9 and 3 added 12, तो it means the new family member will be 12. तो डिवाइड कर देंगे, तो 24 and 8 करेक्ट है. सो द न्यू एवरेज विल बिकम 28. तो व्हाट इज अवर क्वेश्चन? ये कह रहा है देन एवरेज एज ऑफ द न्यू फैमिली इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच. तो आपका जो एवरेज एज है वो कितना इंक्रीज हो गया? आप देखिए फैमिली का जो ऑलरेडी एवरेज एज है वो कितना है? 28 ही था ना, एंड इट विल बिकम 28 ओनली. तो देर इज नो चेंज इन द फैमिली, नो, नन. तो कोई एवरेज में चेंज आएगा ही नहीं, किसी भी तरह का बदलाव आ ही नहीं रहा है. सो देर वुड बी नो चेंज इन द एवरेज एज ऑफ द फैमिली. इज दैट ओके? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बनने लायक क्वेश्चन था. आगे लेके चलता हूं, ये मजेदार है यार, इसको ध्यान से समझेंगे. ये कहता है अ टीचर गेव सम ऑफ हिज क्लास टू फाइंड एवरेज ऑफ एन नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो यानी आपका जो नंबर है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, एन नंबर देने हैं, तो वी डोंट नो द फाइनल वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू वी कैन कंसिडर इट एज एन. वो कह रहा है बट व्हेन द टीचर चेक्ड द सॉल्यूशन, he has found that during the calculation a student missed a number for the addition, thus his average of n number was 15. क्लियर है? तो वो कहता है जब उसने n नंबर ऐड करने को दिए, ठीक है ना, तो वो कहता है गलती से एक स्टूडेंट ऐसा था, उसने कोई एक नंबर चेक नहीं किया, यानी एडिशन में नहीं लिया, और उसकी वजह से उसका जो एवरेज निकल के आया दैट इज 15. इज दैट ओके? आगे मूव करते हैं. तो ये कहता है द वैल्यू ऑफ एन इज, तो एन की वैल्यू क्या होगी? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों, आई विल एक्सप्लेन इट वेरी क्वाइटली. ठीक है, देखिए एक सिंपल सा लॉजिक होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला होता है, बिकॉज दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 6 अप टू एन, करेक्ट है? तो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है उसके लिए एक फॉर्मूला वी यूज, आपको याद होगा, n/2 इंटू 1 प्लस n, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सिंस n टर्म्स आर देयर, तो लास्ट टर्म विल बी n ओनली. इज दैट ओके? बट ये कह रहा है बाय मिस्टेक अ स्टूडेंट फॉरगेट टू काउंट वन नंबर, तो यानी उसका जो सम आना चाहिए था उसने क्या कर दिया, एक नंबर वो काउंट करना भूल गया. लिसन इट केयरफुली. तो सपोज वो नंबर x है, अ नंबर x ही फॉरगेट टू काउंट, ठीक है, एंड ही टुक दिस थिंग average, तो divided by n, and that should equal to 15. Is this condition is clear to everyone? Your actual sum should be n/2 into 1 plus n, but student by mistakenly he forget to calculate one of the number, but we don't know one of the number, so that is x. but इससे एक चीज समझ में आती है, x should be lesser than n. x जो है वो lesser than n होना ही चाहिए ना, बिकॉज कोई भी नंबर और इक्वल और लेसर देन एन, ठीक है ना, यानी वो लास्ट नंबर भी भूल सकता था. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक्स शुड बी लेसर देन और इक्वल टू एन होगा ये इक्वेशन. तो n/2 इंटू 1 प्लस एन माइनस एक्स अपॉन एन, दैट इज इक्वल टू 15. इज दैट ओके? क्लियर है? तो स्टूडेंट का जो सम आया होगा वो x को निकाल के आया होगा, और डिवाइडेड बाय एवरेज लिया होगा तो डिवाइडेड बाय n ही किया होगा, और दैट शुड बी 15. इज दैट ओके?
थोड़ा सॉल्व करने की तरफ चलो, देखिएगा। देखिए अगर मैं n को मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा बेसिकली n प्लस एन स्क्वायर। ये जो 2n है, क्योंकि ये माइनस एक्स तो बना ही रहेगा, क्लियर है, -2x बन जाएगा बेसिकली इफ यू टेक द एलसीएम ऑफ दैट, ठीक है ना, क्योंकि 2 इसके नीचे नहीं है, तो इसको हम लेंगे तो माइनस का 2x, दैट्स वाई ये 2n हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 15। ये पार्ट क्लियर है क्या? इज दिस इक्वेशन पार्ट इज क्लियर? हमने क्या किया, 2 का एक एलसीएम ले लिया, तो दैट्स वाई इट बिकम 2x, तो ये 2 नीचे चला गया। नाउ सॉल्व इट, 2n यहाँ भेजेंगे 30n हो जाएगा, 30n में से n यहाँ भेजेंगे, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आएगी दोस्तों, एन स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 29n। इसको यहां ले लेते हैं, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी, n कॉमन ले लिया, तो n -29 इज इक्वल टू 2x। इज दैट ओके टू ऑल? ये कंडीशन क्लियर है क्या, जो हमारी इक्वेशन से बन के आई है, n इंटू n -29 इज इक्वल टू 2x। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ इसको ओपन अप करना सीखा है। देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का याद होना चाहिए, ये एक्चुअल सम होना चाहिए था, बट उसने गलती से एक नंबर छोड़ दिया, दैट्स व्हाई वी सबट्रैक्टेड x फ्रॉम इट। और उसने एवरेज पूरे n नंबर का ही लिया है, लिखा है इसने, दस हिज एवरेज ऑफ n नंबर्स वाज 15, तो डिवाइडेड बाय n ही किया है एंड देयर एवरेज इज 15। इसको थोड़ा सा मैंने ओपन अप किया, दैट विल बिकम लाइक दैट। ओके, द प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीवन? नाउ विल मूव अहेड। तो ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो लुक वी कांट टेल द एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज वी हैव टू अननोन वेरिएबल, बट एज पर द ऑप्शन क्या होगा पुट करके एक बार चेक कर लेते हैं। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, वैल्यू ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन 29, बिकॉज n -29 हो रहा है, तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन 29। तो वी कैन गो विद द ऑप्शंस, बिकॉज अगर इसमें CND होता तो आई वुड चूज दैट, क्योंकि वी कांट टेल द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x and n, we can't tell because we have two unknown variables, but as per the option we have to check with the option. First option is 30, 26 could not be there, we'll check with 30 and 31, ठीक है। if I put value of 30 over there, तो 30 into 30 minus 29 यानी 1 and that is equal to 2x। चेक करके देख लीजिएगा, 2 से 30 गया 15 टाइम्स, तो मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू 15 आ रही है, इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि x शुड बी लेसर देन और इक्वल टू n होना चाहिए, तो यस इट्स अ पॉसिबल वैल्यू। C 31 we can put 31 into 31 minus 29 यानी 2 and that is equal to 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, in that case x should be 31 इक्वल, करेक्ट है। तो if it I put is 31 it could be 31, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं गाइस। और एक और बात बताता हूं, बियॉन्ड 31 वैल्यू होगी भी नहीं, क्योंकि इफ आई पुट वैल्यू ऑफ n एज 32 सपोज, तो इट विल बिकम 3 एंड दैट इज बिकम 2x, तो 2 से 32 16, यानी इन दैट केस x शुड बी 48, तो इन दिस कंडीशन x इज ग्रेटर देन दिस थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इसने यहां पे कोई कंडीशन नहीं दी n और x के बीच में, तो दैट्स व्हाई माय पॉसिबल आंसर इज A और C बोथ। अगर ये कंडीशन लगा देता n is greater than x, then in that case my answer should be 30 only, in that case my answer should be 30 only, clear है? Are you getting this point? This was a very beautiful question based on the options. Options के ऊपर based था, 30 and 31 are the possible answer since there is no such relation between n and x. Total numbers and the number which he had forget to join, उसके बीच में कोई difference इसने नहीं आया। Are you getting it? So the correct answer is A or C. Is it okay to all? लेकिन हाँ ये बात क्लियर है, 31 के आगे पॉसिबिलिटी नहीं होगी, n की वैल्यू आप जितनी बड़ी रखोगे x उससे बड़ा होता चला जाएगा, तो नॉट पॉसिबल कि x n से बड़ा हो जाए, क्योंकि जो नंबर भूला है वो 1 से लेके n के बीच में ही होगा ना, क्लियर है। तो द थिंग्स शुड बी वेरी मच क्लियर एज पर द कंसेप्ट। ओके गाइज, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट वन, ट्राई दिस आउट। ये कहता है एवरेज अर्निंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज ₹50 पर डे, ठीक है। तो एक ग्रुप है पर्सन का जिनका एवरेज दे रखा है आपको 50 रुपए का है, 50 रुपए का उनका एवरेज है, और ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट अर्निंग एंड द लोएस्ट अर्निंग ऑफ एनी टू पर्सन ऑफ द ग्रुप इज 45। तो ये कहता है जो हाईएस्ट और लोएस्ट वाला पर्सन है उन दोनों के बीच में 45 का डिफरेंस है। तो एक बात बताता हूं, अगर लोएस्ट सपोज x है
तो हाईएस्ट विल बी x प्लस 45 ना, ये बात याद रखिएगा। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है इफ दीज टू पीपल आर एक्सक्लूडेड द एवरेज अर्निंग ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेस बाय 1। वो कहता है अगर इन दोनों पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द ग्रुप, तो जो एवरेज अर्निंग है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 1 रुपी, यानी 49 रुपी हो जाएगी। इफ द मिनिमम अर्निंग ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप लाइज बिटवीन 42 एंड 47। अब ये देखो बड़ा चीज है, वो कहता है जो ग्रुप का एवरेज है वो 42 और 47 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली इन द ग्रुप वाज इक्वल टू अ प्राइम नंबर विद बोथ इट्स डिजिट्स आर प्राइम। तो ये कह रहा है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप में है, जो नंबर ऑफ पर्सन ग्रुप में होंगे वो एक प्राइम नंबर होंगे और उसकी दोनों डिजिट्स प्राइम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 23 हो सकता है, जैसे 23 में क्या है, 2 and 3 बोथ आर प्राइम बट इट मेक ऑल्सो, बट 32 नहीं हो सकता, 32 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 43 है, 43 इज अ प्राइम नंबर बट 4 इज नॉट अ प्राइम, ऐसा नहीं। ये कह रहा है कि इस तरह का नंबर देखना है जिसके दोनों डिजिट्स प्राइम नंबर होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे मूव करता हूं। फिर ये कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप इनिशियली वाज, तो आपसे नंबर पूछ रहा है। अब देखिए यहां पे दिक्कत क्या है, दो दिक्कत है। सबसे पहला नंबर तो कितना था वो पता ही नहीं है, चलो वो तो निकालना है, बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द लोअर लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वो भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो वो हमें थोड़ा सा अंदाजे में चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे अब ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए इसने क्या कहा है, मान लीजिए शुरुआत में ग्रुप में n लोग हैं एंड देयर एवरेज इज 50, इट मींस इनिशियली सम विल बी n इंटू 50। ये बात क्लियर है? अब आप क्या कर रहे हो, दो लोगों को रिमूव कर रहे हो, तो योर लोएस्ट इज x एंड योर हाईएस्ट इज x प्लस 45। इट मींस आपका जो सम है वो 2x माइनस 45 से कम हो जाएगा। योर सम विल बी रिड्यूस्ड बाय 2x माइनस 45, करेक्ट है। एंड द न्यू ऑब्जर्वेशन विल बिकम n माइनस 2 एंड योर एवरेज विल बिकम 49। यही बात हो रही है। Is this equation is clear? Since your group average is decreased by 1, earlier average was 50, so now the new average will become 49. Number of observation is n and 2 people left from the group, so observation will become n minus 2. So this equation is clear to everyone. थोड़ा इसको open up कर लेते हैं. It will be 50n minus 2x minus 45 and that is equal to 49n minus 98. Is that clear? अब एक काम करते हैं, 98 को मैं यहाँ सेंड करता हूँ और बाकी चीज़ों को मैं यहाँ ले आता हूँ। तो 98 अगर मैं यहाँ भेजता हूँ तो 98 माइनस 45 कितना होगा, तो 8 माइनस 3 3, 9 माइनस 4 5, 53 दैट इज इक्वल टू 9 n इधर आएगा 50n, तो ये बनेगा 2x माइनस n। इज दैट क्लियर? 53 इज इक्वल टू 2x माइनस n। यहां तक क्लैरिटी हो गई? इज दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? अब आगे मूव करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसने हिंट क्या दिया है, देखो इसने कहा है जो लोएस्ट वैल्यू है 42 और 47 के बीच में, और n जो होगा एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी इन द पॉइंट डेसिमल और फ्रैक्शंस, इट हैज टू बी एन इंटीग्रल वैल्यू। तो पुट कर करके देखते हैं, लोअर वैल्यू को n की जो x की वैल्यू है वो 42 और 47 के बीच में होगी, तो क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, 43, 44, 45, 46 रख के चेक करके देखते हैं। क्लियर है? और ये जो कंडीशन है वो आने की चाहिए। ये कह रहा है दो जो n की वैल्यू आएगी दोनों प्राइम होंगे, रख के देखते हैं। तो अगर मैं 43 रखता हूं तो यानी 86, तो n क्या निकल के आएगा, तो n निकल के आएगा फर्स्ट कंडीशन में 86 माइनस 53 यानी कि 33। तो 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरी कंडीशन रख के देखेंगे 44, तो यानी 88, तो 88 माइनस 53 तो ये बनाएगा 35। 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये भी कैंसिल हो गया। 45 रख के देखते हैं, तो n इज इक्वल टू 90 माइनस 53, इट विल बी 37। 37 is a prime number and both are prime also, तो 37 would be the possible value of n। क्लियर है? आगे मूव करता हूं, नेक्स्ट 46 भी चेक कर लेते हैं। 46 रखूंगा तो n की वैल्यू 92 माइनस 53, तो इट विल बी 39। इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, तो माय आंसर इज 37। शायद इसके ऑप्शंस गलत आ गए हैं दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन के ही रह गए हैं। ऑप्शंस इग्नोर कर दीजिएगा। द करेक्ट आंसर वुड बी 37। Is that okay? The correct answer for this question would be 37.
ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था, इक्वेशन को थोड़ा संभाल के बनाना था और हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा इसमें ऐड हो गया था। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू एक्स की नहीं पता चल रही थी, बट विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल वी कैन गेट आवर वैल्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है आउट ऑफ द 5 इंटीग्रल नंबर्स सी इज द एवरेज ऑफ ए एंड डी। देखिए एवरेज जो होता है दैट इज अ मिड वैल्यू। ठीक है, तो ए और डी के मिड में आता है, तो इसका एक रिलेशन ऐसा बन सकता है ए और डी और सी एकदम मिडिल में आएगा। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना, डी इधर आता हो, सी इधर या ए इधर। ये थोड़ा सा नंबर, ये जो पजल में आप लगाते हो ना, ऑर्डर ऑर्डर का केस हो सकता है, बट सिंस दे आर एवरेज तो ये भी एग्जैक्टली मिडिल ही होगा। ठीक है, आगे कह रहा है बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी जो है वो ग्रेटर देन सी है बट लेसर देन डी है। बी इज ग्रेटर देन सी अगर हो जाएगा तो ये तो डी से भी बड़ा आएगा इस कंडीशन में, यानी ये कंडीशन गलत है, यानी बी इज ग्रेटर देन सी बट लेसर देन डी। ये बात क्लियर है। नाउ देवर सेइंग बी इज द एवरेज ऑफ ए एंड ई, तो बी जो है ए और ई का एवरेज होगा। तो देखिए, तो बी का डिस्टेंस ए और ई से बराबर का होना चाहिए, यानी ई शुड बी ग्रेटर, क्योंकि इतना तो पता है ए लेसर होगा, तो ई शुड बी ग्रेटर। समझ रहे हो, तो इक्वल डिस्टेंस पे रखना है, जितना डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे ये भी जाएगा। तो ये कह रहा है फाइंड द मिडिल मोस्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो यस बी आ रहा है, बी विल बी द मिडिल मोस्ट वैल्यू, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, मजेदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं क्या हो रहा था। देखिए ये कह रहा था सी जो है सारे इंटीग्रल वैल्यू रखते हैं, पांचों के पांचों इंटीजर्स हैं। द नंबर ऑफ सी इज द एवरेज ऑफ ए एंड डी, तो सी वुड बी समवेयर बिटवीन ए एंड डी, एन एग्जैक्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन रखी ए ग्रेटर हो सकता था डी से, सी से, और एक कंडीशन रखी डी ग्रेटर हो सकता था सी से। दो कंडीशंस हम कैरी करके चले। फिर इसने कहा बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर देन सी है बट लेसर देन डी, तो इस कंडीशन में तो बी ग्रेटर ही आ रहा है डी से, तो दिस इज रॉन्ग कंडीशन, दैट्स व्हाई आई कैंसिल्ड दिस। इन दिस कंडीशन बी जो आएगा मिड में आ जाएगा डी और बी के, डी और सी के। इज दैट ओके? नाउ दे वर सेइंग बी इज एवरेज ऑफ ए एंड डी, तो बी जो है एवरेज होगा, यानी मिड पॉइंट होगा ए और ई के बीच में। सिंस ए इज द स्मॉलर देन, ए इज लेसर देन बी, तो इट मींस ई शुड बी ग्रेटर देन बी ना, ई हैज टू बी ग्रेटर देन बी। क्लियर है, तो इनके बीच में सीक्वेंस लग जाएगा, बात खत्म। सो मिडिल मोस्ट पर्सन वुड बी बी ओनली। नेक्स्ट, ये कह रहा है द एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड, हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन इज 23 ईयर्स, तो यानी पूरी फैमिली का जो सम होगा दैट वुड बी 92 ईयर्स। 4 मेंबर है, डोनाल्ड, उसकी वाइफ और 2 उसके बच्चे। करेक्ट है, 4 पर्सन, उनका एवरेज इज 23, यानी सम वुड बी 92। वो कह रहा है हिज वाइफ इज जस्ट 4 ईयर यंगर देन डोनाल्ड हिमसेल्फ। ध्यान से सुनिएगा, तो डोनाल्ड की एज सपोज डी है, तो उसकी वाइफ का एज उससे 4 साल छोटा है, यानी डी माइनस 4। अगर डोनाल्ड की एज डी है तो उसकी वाइफ 4 साल छोटी होगी, डी माइनस 4। और ये कह रहा है हिज वाइफ वॉज 24 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज डॉटर वॉज बोर्न। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है व्हेन हर डॉटर वॉज बोर्न एट द टाइम हर वाइफ वॉज 24 ईयर, इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन वाइफ एंड द डॉटर्स एज इज 24 ईयर, इट मीन्स डॉटर इज 24 ईयर यंगर देन हर वाइफ। ठीक है, तो उसकी वाइफ का एज डी माइनस 4 है, तो इसमें से 28 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डॉटर्स एज वुड कम एज d minus 32. Is it clear? Sorry, 28, not 32. 28. Is it clear? So daughter's age would be equal to d minus 28. And again, he was 32 years when his son was born. It means the difference between Donald and his son is 32 years. So it means age of his son will be d minus 32. And all are equal to 92. बस solve it. तो ये 64 हो जाएगा, 64 एडिशन में यहाँ भेजेंगे, 64 8 भेजा यानी 156 एंड 4 डी। सो डोनाल्ड्स एज विल कम एज 4 से डिवाइड करेंगे इट वुड कम एज 39। इज दैट ओके? सो प्रेजेंट एज ऑफ डोनाल्ड विल बी इक्वल टू 39। तो व्हाट वाज द हिज एज? ठीक है ना, हिज डॉटर्स एज। तो ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द डोनाल्ड एंड हिज डॉटर एज। तो डोनाल्ड का जो एज निकलेगा वो 39 होगा और उसकी डॉटर का जो एज निकलेगा दैट विल बी डी माइनस 28 यानी 11 होगा। सो व्हाट वुड बी देयर एवरेज? तो 39 प्लस 11 50 50 एवरेज इज 25 years.
So the correct answer is 25 years. Again, and very simple question, doable question. Next one. ओके, लिख इट केयरफुली. मजेदार क्वेश्चन है ये भी. देखिए ये भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं. ग्रुप दिया है, कोई छोड़ रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है. नो, ठीक है. नॉर्मल एवरेज कंसेप्ट पे रहो, कहीं गलत नहीं होते हैं क्वेश्चन. क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज डिक्रीज्ड बाय 1. तो कहता है एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो एज है वो 1 से डिक्रीज हो जाता है. ठीक है ना? क्लियर? व्हेन सम न्यू पॉलिटिशियन ज्वाइंड द पार्टी हुज स्ट्रेंथ इज 1/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन. ठीक है. तो यानी कुछ लोग ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, एक दो नहीं, कुछ लोग, जो कि 1/4 है ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ. द टोटल वेट ऑफ द न्यू पॉलिटिशियन इज 209 kg. अब मान के चलिए, अब जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनिए. मान लीजिए आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसको मैं 4n मान लू. ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो है आपकी उसको मैं 4n मान लू. 4n मानने का पर्पज इतना सा है क्योंकि जो लोग नए जुड़ेंगे वो 1/4 है, ताकि वो 4 से डिवाइड हो सके. और इनका जो इनिशियल एवरेज है उसको मैं a मान लू. तो व्हाट वुड बी देयर सम? 4na. दैट वुड बी देयर ओरिजिनल सम. अब क्या हो रहा है, जो पर्सन ऐड हो रहे हैं, जो पॉलिटिशियन ऐड हुए हैं, देयर एज इज 209, देयर वेट इज 209. इज दैट ओके? देयर वेट इज 209. इज दैट ओके? 4na plus 209. एंड व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर? तो वो कहता है जो सम है, जो एवरेज है, दैट इज डिक्रीज्ड बाय 1. अब देखिए, जो न्यू ऑब्जर्वेशन होगा, 4n थे, n ऐड हो गए, यानी 5n हो गया न्यू ऑब्जर्वेशन. एंड योर एवरेज विल बिकम a-1. करेक्ट है ना? योर एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 1, a-1. दैट इज ओके टू ऑल. ये हो गया आपका ओरिजिनल सम. ये न्यू पर्सन जो ऐड हुए उनका एज, तो दैट विल बिकम योर न्यू सम. सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो न्यू ऑब्जर्वेशन विल बी 5n प्लस n यानी 5n, 4n प्लस n यानी 5n, एंड न्यू एवरेज विल बी डिक्रीज बाय 1 यानी a-1. इज दैट ओके? विल सॉल्व इट. सॉल्व करने जाएंगे तो ये 4na प्लस 209 एंड दैट इज इक्वल टू 5na माइनस 5n. करेक्ट है? तो इसको यहां भेज दिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, n कॉमन रहेगा, तो यहां पे ये बन के आएगा a-5 इज इक्वल टू 209. इज दैट ओके? हाँ. अब देखिए इसमें क्या होता है, 209. अब n और a-5 एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं बता सकते, बट इससे ये समझ में आता है, इसको मैं प्राइम फैक्टर कर सकता हूं 209. तो बेसिकली 209 जो होता है ना गाइज, वो होता है 11 इंटू 19. क्लियर है? तो आइदर या तो n 11 के बराबर होगा या फिर n जो है 19 के बराबर होगा. अब इसने कंडीशन क्या लगाई है? अगर n 11 है दोस्तों तो ओरिजिनल नंबर n वुड बी 44 और इन दैट केस इट वुड बी 76. तो इसने कंडीशन क्या लगाई है, ध्यान से देखिए. ये कह रहा है व्हाट इज द न्यू एवरेज वेट ऑफ ऑल द पॉलिटिशियन इफ इट इज नॉन दैट इन एनी केस द नंबर ऑफ पॉलिटिशियन ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 50 लेसर देन 100. तो टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिशियन जो होगा, ठीक है ना, ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 50 एंड लेसर देन 100. तो यानी ये नंबर सेट हो जाएगा 76. ओरिजिनल वैल्यू इज 76 विच इज ग्रेटर देन 50 एंड लेसर देन 100 ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया n का वैल्यू 19 होगा. इट मींस a-5 विल बी इक्वल टू 11. इन दैट केस इन दोनों में से कोई एक चीज 11 और एक 19 होगी, दैट्स फॉर श्योर. n इंटू a-5, ठीक है. फैक्टर ऑफ 209 विल बी 19 इंटू 11. तो वन ऑफ द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 19 or other value will be equal to 11. So n was equal to 19. It means a-5 will be equal to 11. So it means value of a would come as 16. But they were not asking about the value of a. They were asking about the new average, which is a-1. It means the correct answer will be 15 kg. So the correct answer is 15 kgs. ठीक है बच्चों? आई होप दिस पार्ट विल बी क्लियर. हाँ दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन हैं, जबरदस्त क्वेश्चन हैं. फॉलो दिस क्वेश्चन. ठीक है? One question I'm giving you. This is a quite simple question, doable question. I hope you will try with your home. ठीक है ना? इसको please take it as a homework question. I want everyone should answer this. Who is attempting these sessions now? You should try this. If you are not getting answer, I will explain. ठीक है? Don't be worried. In the next session, I will check your comments. If you are not comfortable with that, I will explain. ठीक है? ओके, बट ट्राई विद योर ओन. जितना आपको समझ में आ रही है चीजें, प्लीज प्लीज एंड प्लीज ट्राई विद योर ओन. Okay guys, clear?
आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन, और अगर आपने इसको थोड़ा भी पसंद किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज शेयर विद योर गाइज, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इसका मैं पूरा एक डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर्म कर दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस सीरीज से बहुत फायदा हो और वो फायदा और लोगों तक भी पहुंचे, ठीक है। क्लियर है? और बता देता हूं, मेरे जो पेड क्लासेस हैं वो फॉलो कर सकते हैं आप ऑन ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड आप लोगों को पता ही है, ऑलिव बोर्ड इज अ वेरी वेरी वेल नोन ब्रांड। कंटेंट को लेके दिस इज नंबर वन वेबसाइट जो आपको मॉक का नंबर वन कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करती है। तो उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आपको पढ़ा के दे रहे हैं। तो ये मेरा नया बैच है जो कि बिल्कुल बेसिक से शुरू हुआ है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो ज्वाइन दिस बेसिक बैच, आई वुड रिकमेंड दिस, ठीक है। इसका जो प्राइसिंग है वो है 1650 रुपए आफ्टर यूजिंग माई कोड लोकेश। इस बैच का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। ओके। इसके अलावा इसकी जो क्लासेस होती हैं डेली 10 AM पे होती हैं। टोटल 80 प्लस लाइव क्लासेस हैं दोस्तों। तो जबरदस्त और फुल लेंथ कोर्स है। बिल्कुल हर टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कंसेप्चुअली पढ़ाया जाएगा और आपके लगभग सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर किए जाएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। जैसा कि मैंने बताया 1650 इसका प्राइस है, लेकिन ये तब है जब आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे विच इज लोकेश। ये कोड अप्लाई करिए, यू विल गेट स्ट्रेट अवे डिस्काउंट, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। लेकिन अगर आप आने वाले और बैचेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट भी लेना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड फॉर बैंकिंग सुपर एलिट। बैंकिंग सुपर एलिट पैक का जो कीमत है वो है 5000 रुपीज अप्रॉक्स, बट इफ यू यूज माई कोड इट विल बिकम 3749 फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो 3749 वुड बी द कॉस्ट फॉर दिस, ठीक है। तो अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे लोकेश, यू विल डायरेक्टली गेट 25% डिस्काउंट ओवर इट। ओके गाइज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ऑलिव बोर्ड पे। आप मेरे रेगुलर बैचेस, पुराने नए सभी बैचेस, अगर आप सुपर एलिट पे जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो, ठीक है। और सभी पेड बच्चों का एक अलग हमने ग्रुप भी फॉर्म कर रखा है, सो दैट आप लोग अपनी क्वेरीज हमारे पास, वहाँ पे जो भी पेड बच्चे हैं वहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे डेली आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से फॉर्म कर सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आपको सेशन कैसा लगा अपने ऑनेस्ट रिव्यू जरूर पुट करें, ठीक है बच्चों। चलिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।